हेलो स्टूडेंट्स, ये कक्षा 11 का मंथली एग्जामिनेशन जो आपका दिसंबर 2024, देखें यहाँ कक्षा 11 मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, आपका जो कक्षा 11 का मासिक परीक्षा दिसंबर 2024 में ये हुआ है। हर माह बस अब केवल इसी वर्ष में होगा, इसके बाद अगले वर्ष से 2025 से ये परीक्षा हर माह न हो करके प्रत्येक 3 माह पर होगी, जिसे आप त्रैमासिक परीक्षा कहेंगे। तो अब ये लास्ट मंथ भी है और ये आपका लास्ट मंथली एग्ज़ाम भी है, और इसके बाद फिर आपका वो वार्षिक परीक्षा होगी। तो इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, और आप जान रहे हैं हमेशा की भांति मासिक परीक्षा है तो पूर्णांक 50 रहता है और समय जो है वो 1.5 घंटे होता है। इसमें सेक्शन ए आपको पता है 30 क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन 25 प्रश्न ही करना होता है। और साथ में सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी में आपको 1 से 10 तक प्रश्न दिया रहेगा लघु उत्तरीय, लेकिन उसमें से 5 प्रश्न करना होगा। और इसी सेक्शन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 11 से 15 तक 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन उसमें से केवल 3 हल करना होगा जो 5 अंक का है। तो एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं, और इससे कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके। देखें फर्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन फर्स्ट में निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किसी निकाय की स्थिति का वर्णन करने के लिए नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टेट ऑफ ए सिस्टम को अगर डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ पूछा है कि कैन नॉट बी यूज्ड, है ना, किसका वर्णन करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो यहाँ सार्वत्रिक गैस नियतांक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, जिसे आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, इसका उपयोग यहाँ आप नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन आप जरा देखें। जब निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो परिवर्तन होता है। व्हेन वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम और बाई ए सिस्टम, या तो सिस्टम के द्वारा किया जाए या सिस्टम पर किया जाए, तो देयर इज ए चेंज इन, तो उस किस में परिवर्तन होता है। तो हमेशा याद रखना है यह इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होता है। किस में होगा? आंतरिक ऊर्जा जिसे आप कहते हैं, इसी में चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ज़रा चेक करिए। वह निकाय जो ऊष्मा को निकाय और परिवेश के बीच की सीमा से होकर गुजरने की अनुमति नहीं देता। वह निकाय जो ऊष्मा को, देखिए किसको, ऊष्मा को निकाय और परिवेश के बीच की सीमा से होकर गुजरने की अनुमति नहीं देता, उसे कौन सा निकाय कहते हैं? द सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ द हीट की केवल बात हो रही है टू पास थ्रू इट्स बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको पता है, उसको हम लोग एडियाबेटिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे? एडियाबेटिक सिस्टम। ये हीट को केवल समझिए, द सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ
द हीट टू पास थ्रू इट्स बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो उसी को एडियाबेटिक सिस्टम कहते हैं। अब जैसे कभी अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जैसे ये क्लोज्ड, चलिए आगे है, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ, रुद्रोष्म प्रक्रिया में किया गया कार्य 50 किलो जूल है, इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या है? तो सिंपल देखिए, ये आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप जानते हैं इसमें डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डी क्यू इज इक्वल टू 0 है ना। एडियाबेटिक यानी रुद्रोष्म प्रक्रिया के लिए जो डी क्यू होता है ये 0 होता है, और डी क्यू जब 0 हो जाएगा तो डी यू और प्लस डी डब्ल्यू ये हो जाएगा। तो अब आप डी यू जब निकालेंगे, डी यू है ना, डी यू निकालेंगे तो ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका माइनस में आ जाएगा 50 किलो जूल, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5वें नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। रुद्रोष्म प्रक्रिया में दबाव आयतन से किस प्रकार संबंध रखता है? इन एडियाबेटिक प्रोसेस प्रेशर इज रिलेटेड टू वॉल्यूम एज देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसमें एडियाबेटिक में यहाँ देखें ये बी वाला ऑप्शन जो है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में ये पीवी ये आपका साइन देख रहे होंगे इज इक्वल टू स्थिरांक, इस तरीके से आप इसको एडियाबेटिक में लिखेंगे। 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6ठे नंबर का क्वेश्चन यहाँ ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है कि एक विलगित निकाय की कुल ऊर्जा होती है, एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज, देखिए ये हमेशा कांस्टेंट होती है, याद रखे रहिए। ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहता है किसी विलगित निकाय की यानी ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसको फिर से उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब स्थिर रहेगा ना, यही तो प्रथम नियम कहता है। तो स्थिरांक यानी कांस्टेंट आप कहेंगे रहेगा। 7वां क्वेश्चन आप ज़रा देखें, एक खुला निकाय, देखिए यही सी बात कर रहे थे, कभी आगे आएगा। एक खुला निकाय किसके स्थानांतरण की अनुमति देता है? एन ओपन सिस्टम अलाउज द ट्रांसफ़र ऑफ, ओपन सिस्टम जो होता है वह मास और एनर्जी दोनों का इसमें क्या हो सकता है, आदान प्रदान, दोनों का आदान प्रदान होता है। लेकिन अगर केवल ऊर्जा की बात की जाए, केवल ऊर्जा, तो ये क्लोज्ड वाले में होता है, किस में होगा, क्लोज्ड सिस्टम में, है ना, क्लोज सिस्टम में। और ये नाइदर मास नॉर एनर्जी, ये आइसोलेटेड में होता है, किस में होगा, ये आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। बट यहाँ पर पूछा था खुला यानी कि ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम में द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हो सकता है, ठीक। 8वां क्वेश्चन आप ज़रा देखें, 8 नंबर का क्वेश्चन, अगर कार्य रुद्रोष्म दीवार पर किया जाता है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इफ़ द वर्क इज डन
ऑन एन एडियाबेटिक वॉल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए, अगर रुद्रोष्म दीवार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है। तो यहाँ पर आप देखें, ये सबसे पहले तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा एच, नहीं फिर से देखिए, ये इसी की बात कर रहे हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू और प्लस डब्लू। ठीक है। अच्छा, हम लोग जान रहे हैं कि एडियाबेटिक की बात हो रही है रुद्रोष्म के लिए, है ना, रुद्रोष्म के लिए। तो ये जो आपका जीरो हो जाएगा डेल्टा एच, है ना, डेल्टा एच क्या हो जाएगा जीरो, तो डेल्टा यू और प्लस डब्लू। ठीक, तो डेल्टा यू बराबर, ये डेल्टा यू बराबर आप लिख देंगे, डेल्टा यू बराबर ये जाएगा इधर तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्लू हो रहा है, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्लू हो रहा है। तो इस तरीके से निकाल देंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा देखें, किसी वस्तु का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो उस वस्तु की ऊर्जा, देखिए जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो धीरे धीरे उसका वस्तु की ऊर्जा भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये तो सिंपल सी बात है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज स्लोअली देन द एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज स्लोअली। जैसे जैसे एकदम उसी की क्या होता है, समानुपात में होता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे ये भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे घटेगा तो ये भी धीरे धीरे घटेगा। निम्नलिखित में कौन एक अवस्था फलन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, स्टेट फंक्शन में आपका ये सब के सब आ जाएंगे, है ना। स्टेट फंक्शन में जैसे अगर आप पूछते हैं कि टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, है ना, प्रेशर, इंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सब, जैसे देखिए स्टेट फंक्शन में प्रारंभिक और अंतिम इसी पर डिपेंडेंट होता है। अब प्रारंभिक और अंतिम में इसी पर डिपेंडेंट होता है। तो जहाँ पर ये परिवर्तन वाला देख रहे हैं, डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस, ये है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं जिसे आप ये वर्क हुआ या फिर आपका हीट हुआ, ठीक है, ये नहीं होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो इसमें हीट जो है और वर्क ये सब नहीं होते हैं। तो आपका ये हीट ये है तो ये पाथ फंक्शन होता है। ये कैसा होता है, अगर कोई पूछे ये कैसा होता है, पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन के अंतर्गत आता है, जानते रहिए। ठीक, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन में कौन आएगा, अवस्था फलन में कौन आता है। तो स्टेट फंक्शन में टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब आपको पता है। ठीक है, जानते रहिए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी अवस्था फलन निकाय का विस्तीर्ण गुण है। विस्तीर्ण का कहने का मतलब यहाँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर कभी भी पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए आपको एक बात याद रखना है कि ये जैसे देखिए, हाँ ऊपर एक तो आपको थोड़ा सा ये और जानकारी दे देते। जैसे अगर कभी पूछे जैसे क्यू हुआ, क्यू इसकी बात हम कर रहे हैं कि यह क्या है आपका, ये पाथ फंक्शन है ना, स्टेट फंक्शन नहीं है।
और वर्क भी जो है, लेकिन Q प्लस W अगर होता तो वह हो जाता आपका ये ध्यान दें, स्टेट फंक्शन हो जाता। तो याद रखे रहिए इस बात को। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कौन सा इसमें विस्तीर्ण गुण है। तो विस्तीर्ण गुण में आपका आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयतन। इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा याद रखिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे आयतन आएगा, द्रव्यमान आएगा, प्रतिरोध आएगा, चालकता आएगी, साइज आएगा, लेंथ लंबाई, वेट, आपका भार, ये सब आ जाएगा। ठीक। लेकिन जैसे विस्कोसिटी हुई, आपकी श्यानता हुई, टेम्परेचर हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, तो ये सब आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। तो याद रखे रहिए। 12वां नंबर क्वेश्चन आप देखें, वे गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा या आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, जो द्रव्य की मात्रा और आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उन्हीं को क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो मात्रा या आकार पर निर्भर नहीं करते हैं। वे ऐसे गुण निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा या आकार पर निर्भर नहीं करते, तो वो सब गहन गुण कहलाते हैं। 13 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें। 13 नंबर का क्वेश्चन, किसी उष्माक्षेपी अभिक्रिया में डेल्टा एच होता है। तो डेल्टा एच देखिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, उष्माक्षेपी में हमेशा ऋणात्मक होगा और उष्माशोषी में धनात्मक होगा। ठीक, इसको याद रखे रहें। 14 नंबर का प्रश्न आप जरा देखिए, सल्फर सॉलिड प्लस O2 इज इक्वल टू SO2 गैस निकाय के लिए। हाँ, यहाँ तो आप ये फार्मूला जो होता है ये याद करना है। ये यहाँ फार्मूले से ही काम होगा। जैसे डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT। ठीक है। अब एक बात देखिए, डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं। डेल्टा Ng देखिए, डेल्टा Ng आसानी से, जैसे प्रोडक्ट गैस और रिएक्टेंट में गैस, देखिए कितने कितने मॉलिक्यूल हैं, एक एक है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एक माइनस एक, तो कितना आ गया? 0। अब जैसे इस स्थान पे अगर 0 रखेंगे, पूरा RT के साथ 0 गुणा होगा तो पूरा टोटल 0 हो जाएगा। तो ये डेल्टा H बराबर डेल्टा E आ जाएगा। डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा E। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, सिंपल। 15 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें। 15 नंबर, CaCO3 सॉलिड से CaO सॉलिड और ये CO2 गैस के लिए 977 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा H बराबर 174 किलो जूल पर मोल, तो डेल्टा E होगा। ठीक है, तो वही फार्मूला लग जाएगा डेल्टा E वाला। देखें, ये वाला फार्मूला जो अभी डेल्टा H आपको बताए थे, तो वही पक्षांतर हो जाएगा। तो डेल्टा E बराबर डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT। ठीक है, यही वाला फार्मूला लग जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट में तो केवल एक ही मॉलिक्यूल गैस है, रिएक्टेंट में तो है नहीं, तो एक में से 0 निकालेंगे तो डेल्टा Ng तो एक ही आ जाएगा। अच्छा, डेल्टा H क्या है? डेल्टा H देखिए, यहाँ किलो जूल में कितना दिया है? 174। ठीक है, 174 दिया है। और इसके बाद ये आप कर लीजिए माइनस डेल्टा Ng एक है, आर का मान आप यहाँ रख लेंगे
8 दशमलव जूल, अच्छा ये देखें 8.314, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपका हो जाएगा। और गुणे ये टी दिया है ना, टी केल्विन में होना चाहिए, और यहाँ किस में दिया है 977 डिग्री सेल्सियस। तो 977 में डिग्री सेल्सियस 273 जोड़ देंगे तो 1250 आ जाएगा, 1250 ये हो जाएगा। अब अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं पूरे को, तो ये आपको मिल जाएगा। इसको टोटल सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व पूरा करेंगे कंप्लीटली तो ये 163.6 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा ये, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 16 नंबर का क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा सही है, निम्नलिखित में कौन सा सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए इसमें तो एकदम आपको समझ लेना है कि सिंपल है क्या ये होता क्या है, गिब्स एनर्जी क्या होता है, आप लोग पढ़े ही हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये इसके फार्मूले से आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक क्वेश्चन आपको ये वाला होमवर्क कहिए तो दे देते हैं, है ना। देखिए कितना जैसे आसान भी है, और थोड़ा सा आपको कमेंट के लिए भी मौका मिल जाएगा। तो आप इसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि 16 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि डेल्टा जी ऋणात्मक होगा तब प्रक्रम कैसा होगा। देखिए डेल्टा जी ऋणात्मक होगा तो स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम वो कहलाता है, ठीक, सिंपल होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन आप जरा देखें, किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया के लिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अब इसमें क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, इसको याद रखे रहिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच जो होता है वो 0 से भी कम, मतलब ये आप निगेटिव में कहेंगे, और उसमें डेल्टा एच ये डेल्टा एच जो होता है ये टी इंटू डेल्टा एस, इससे तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन 0 से कम होता है और टी इंटू डेल्टा एस से ज़्यादा होता है। तो ये बी वाला ऑप्शन याद रखे रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 19 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा देखें। रुद्रोष्म उत्क्रमणी प्रक्रिया की एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ एडियाबेटिक रिवर्सिबल। जब कभी एडियाबेटिक रिवर्सिबल का पूछे तो हमेशा तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स दोनों साइड हो सकता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन। 20 नंबर का क्वेश्चन देखें। 283 केल्विन पर बर्फ़ पिघलने की प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का चिन्ह क्या होगा। अच्छा, बर्फ़ पिघलने के लिए इन्होंने कहा, तो देखिए आप लोग जान रहे हैं 283 दिया है ना, तो 273 अगर निकालेंगे, इसमें से 273 निकालेंगे तब भी 10 डिग्री सेल्सियस ये आ रहा है। तो 10 डिग्री सेल्सियस जो होगा इस पर तो बर्फ़ अपने आप पिघलेगी, और बर्फ़ अपने आप पिघलेगी तो स्वतः प्रक्रम होगा, तो डेल्टा जी जो होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, निगेटिव में होगा, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी में जो परिवर्तन होगा वो किस में हो जाएगा, वो ऋणात्मक में हो जाएगा। और ऋणात्मक अगर हो रहा है तो इसका मतलब 0 से कम ही होगा। डेल्टा जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी 0 से कम होगा। ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, है ना, 0 से कम ही होगा,
तो 0 से कम कहाँ है, देखिए ऑप्शन में चेक करिए, ऑप्शन सी हो रहा है। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 21 अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 20 नंबर का ना, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए। 21 नंबर क्वेश्चन आप ज़रा देखें, Ag प्लस और HCl द्वारा AgCl के अवक्षेपण के लिए डेल्टा H डेल्टा G यानी इनका वैल्यू क्या होगा, किस तरीके से। तो देखिए सिंपल है, आप लोग जानते हैं डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। और स्वतः प्रक्रम के लिए है, तो इस तरीके से डेल्टा G क्या होगा, डेल्टा G आप खुद दिमाग लगाइए इसमें, डेल्टा G क्या होगा, डेल्टा G जो होगा वो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तभी तो स्वतः प्रक्रम होगा, है ना, तभी स्वतः प्रक्रम होगा। और स्वतः प्रक्रम जब होगा तो इसका मतलब डेल्टा G जो होगा, डेल्टा G ये 0 से कम होगा। तो यहाँ भी आपका 21 नंबर में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यही सी ऑप्शन अभी जस्ट जैसे ऊपर था, ऊपर वाले की तरह एकदम यहाँ भी हुआ, समझ गए होंगे आप लोग, जैसे 20 में वैसे ही 21 में। अच्छा देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम का अपवाद प्रदान करता है। तीसरे नियम का अपवाद, ये तीसरे नियम का जो अपवाद है इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये CO CO2 और आइस, ये इनमें से सभी अपवाद हैं। ठीक है, सभी अपवाद हैं, क्योंकि एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी वो तो 0 होती है। CO CO2 और ये सब देखें एक रैंडमली होते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये सब एक्सेप्शन हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखें, यदि किसी अभिक्रिया में केवल ठोस और द्रव शामिल हो तो निम्न में कौन सा सत्य है। अच्छा, ठोस और द्रव अगर शामिल होगा तो आप जान रहे हैं कि ये फार्मूला आप ज़रा चेक कर लीजिए, खुद समझ में आ जाएगा। डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V। ठीक है, और डेल्टा V 0 ही होगा जब भाई डेल्टा V जब आए, देखिए उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा आयतन में, क्योंकि उसमें जब केवल ठोस और द्रव है तो उसके आयतन में परिवर्तन तो होगा नहीं, गैस के आयतन में परिवर्तन होता है, तो इसमें आयतन में परिवर्तन होगा नहीं, तो ये तो फिक्स हो जाएगा, मतलब डेल्टा V जो है ये 0 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, और 0 के साथ पिक मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा E हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आप ज़रा देखें, 24 नंबर का प्रश्न, अगर किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा G 0 से अधिक है, 0 से अधिक, ध्यान दें डेल्टा G जो है ये 0 से ज़्यादा होगा अगर, तब Kp का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। तो 0 से ज़्यादा होने के बाद Kp जो है वो 1 से कम हो जाता है, 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कैसे ये पता करेंगे,
देखिए डेल्टा जी जब जीरो से ज़्यादा होगा तो डेल्टा जी भाई पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। और जब पॉजिटिव रहेगा तो जैसे इस वाले फार्मूले से आप पता कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट से आपको पता है -2.303 RT log बेस 10K, ठीक है। और यहाँ ये के की बात हो रही है। अब आप खुद सोचिए, अगर इसका वैल्यू जीरो से अधिक होगा तो मतलब पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इसका पॉजिटिव होगा और यहाँ ये निगेटिव है, यहाँ ये निगेटिव में है तो के का वैल्यू अगर निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव 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 ये निगेटिव रहेगा और ये भी निगेटिव है, यही है ये। तो निगेटिव ये भी जब रहेगा तभी तो निगेटिव 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 पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव में होगा, कहने का मतलब कि के पी जो होगा वो कम होगा एक से जब कम होगा तभी तो निगेटिव होगा, है ना। जीरो तो कहीं दिया नहीं है, तो एक से कम होगा तो मतलब वो निश्चित रूप से वो जीरो से कम ही होगा, तभी तो होगा। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन आप ज़रा देखें। एक मूल एक परमाणुक आदर्श गैस की इंथैल्पी बराबर होती है। तो ये तो आप बहुत सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी याद रखे रहिए, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ 1 मोल मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज इक्वल टू 5/2 RT, ठीक। इस तरीके से इसको याद रखे रहिए डायरेक्ट ऐसे। वैसे हल करेंगे तो फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी, फिर CP अलग अलग। देखिए इसका फार्मूला वही है ना, पहले शुरू करेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू U प्लस PV, फिर NCV डेल्टा टी प्लस N, ये PV के लिए NR डेल्टा टी लिखेंगे, फिर N डेल्टा टी कॉमन लेंगे, CV प्लस R आप उसको ऐड करेंगे, फिर N डेल्टा टी इंटू CP, ठीक है। फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी, फिर CP/CV इज इक्वल टू 5/3, फिर CV इज इक्वल टू 3CP/5, फिर CP माइनस CV इज इक्वल टू R, फिर CP माइनस 3CP/5 इज इक्वल टू R। बहुत लंबा हो जाएगा, बस डायरेक्ट याद रखे रहिए। 26 नंबर क्वेश्चन आप ज़रा देखें। एंट्रोपी का तात्पर्य है, देखिए एंट्रोपी का जो एंट्रोपी मीन्स क्या होता है, तो एंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस दोनों होता है। बट यहाँ ऑप्शन ए और सी अगर दिया होता, ए और सी, तब हम डी मान लेते। यहाँ ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, ठीक, जानते रहिए। और ये 27 नंबर क्वेश्चन देखें। वांट ऑफ समीकरण है, तो वांट ऑफ समीकरण ये बी वाला है, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू RT लॉग बेसिक KP। और ये देखें 28 नंबर का क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के संतुलन स्थिरांक किससे संबंधित हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम यहाँ ध्यान दीजिए दिया है, तो डेल्टा जी नॉट पर ये होता है। जैसे अगर आप देखें डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/ln/K, ये आप जान रहे हैं, ठीक है। तो इसी से तो ये सम रिलेटेड होता है। किसी अभिक्रिया संतुलन स्थिरांक अब इसी पर डिपेंडेंट होता है। अब इसमें अगर ये एक डेल्टा जी नॉट पर और टेम्परेचर, ये दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। तो एक तो डेल्टा जी, ये नॉट याद रखे रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड, इसी को मानक, इसी को कहते हैं मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। 29 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा देखें। 29 नंबर क्वेश्चन, हाँ 29 में दिया है कि अभिक्रिया H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI, डेल्टा H इज इक्वल टू 12.40 किलो
किलो कैलोरी के अनुसार यह चाय के निर्माण की ऊष्मा, तो ये तो निकाल दीजिए, ये आपको पता है सिंपल। ये दिया है 12.40 है ना, तो 12.40 दिया है किलो कैलोरी और डिवाइड हो जाएगा ये 2 से, तो ये तो 6.20 किलो कैलोरी आ जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। 30 नंबर का प्रश्न आप ज़रा देखें, एंट्रोपी की इकाई क्या है। एंट्रोपी की एसआई इकाई जो होती है ये जूल पर केल्विन है। जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन आप यहाँ दिया है, तो मोल कहीं नहीं दिया, तो ये आपका जूल पर केल्विन ही याद रखिए। एसआई मात्रक है, ये कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक। चलिए अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ ये सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको जैसे देखें। पहला क्वेश्चन आप ध्यान दें, फर्स्ट क्वेश्चन, निकाय एवं परिवेश से आपका क्या आशय है। तो निकाय सुन लीजिए ऐसे, निकाय क्या है, निकाय ब्रह्मांड का वह भाग होता है जिस पर उष्मा गतिक अध्ययन किया जाता है। यह एक वास्तविक और स्थूल पिंड होता है। ठीक, और जबकि परिवेश क्या होता है, तो परिवेश को याद रखे रहिए, परिवेश जो होता है यह निकाय को छोड़ करके ब्रह्मांड का शेष भाग होता है। और परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ शामिल होता है। ध्यान दीजिए, परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ शामिल होता है, याद रखें। और ये दूसरा नंबर देखें क्वेश्चन, इसमें विलगित निकाय एवं बंद निकाय में अंतर। अब एकदम आसान सा है इसमें, तो जैसे विलगित निकाय आप जानते हैं, विलगित निकाय वह निकाय कहलाता है जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का विनिमय हो। किसमें, इसमें द्रव्य और ऊर्जा यानी मास और एनर्जी दोनों का विनिमय हो। और बंद निकाय में क्या होता है, बंद निकाय में ध्यान दीजिए, इसमें केवल ऊर्जा का विनिमय हो सकता है, केवल एनर्जी का विनिमय हो सकता है, याद रखे रहें बंद निकाय में। तीसरा क्वेश्चन देखें, ये लघु उत्तरी है, बस आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं। इंथैल्पी को परिभाषित करें। इंथैल्पी क्या है, देखिए इंथैल्पी सिंपल है, आप समझ सकते हैं इंथैल्पी के बारे में। जैसे H = U + PV होता है, और इसी को परिवर्तन के रूप में लिखेंगे तो डेल्टा H = जैसे यही कह रहे हैं, पहले तो आप ऐसे लिख सकते हैं H = U, इंथैल्पी की बात हो रही है, इंथैल्पी H से रिप्रेजेंट करते हैं, H = U + PV। परिवर्तन के रूप में अगर लिखेंगे तो डेल्टा H = डेल्टा U और प्लस ये डेल्टा के रूप में आप इसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, PV को भी। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, ये तो हमने इस लिख लिया, अभी ऐसे लिख सकते हैं इंथैल्पी को। इसके अलावा परिभाषित अगर करना है तो हम लोग कहेंगे ऊष्मागतिकी प्रणाली में, है ना, ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊर्जा की माप होती है। यह इंथैल्पी ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊर्जा की माप होती है यह। और इंथैल्पी की मात्रा किसी प्रणाली की कुल ऊष्मा सामग्री के बराबर होती है जो प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा और आयतन और दबाव के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक, तो ये आप इसको वीडियो को पुनः आप समझ सकते हैं रोक करके या पीछे करके। देखें चौथा क्वेश्चन आप ज़रा देखें और समझें इसको। विस्तीर्ण गुण क्या है, विस्तीर्ण गुण, तो देखिए सिंपल है, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। विस्तीर्ण गुण किसे कहते हैं, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे, मात्रा पर निर्भर।
किस पर? मात्रा पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है। और ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, याद रखे रहें, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं और साथ ही साथ ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्तीर्ण गुण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बहुत सा है, जैसे एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल का रहा, जैसे आप इसमें बहुत से दे सकते हैं। ताप दे सकते हैं, दाब दे सकते हैं, घनत्व दे सकते हैं, घनत्व, ठीक है, क्वथनांक, श्यानता, पृष्ठ तनाव, ठीक है, ये सब आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन जरा देखें। वह एक प्रक्रम में निकाय द्वारा 800 जूल ऊष्मा अवशोषित होती है और 394 जूल कार्य किए जाता है। तो इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ? आंतरिक ऊर्जा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्यू कितना दिया है? क्यू निकाय द्वारा 800 जूल ऊष्मा अवशोषित होती है ना, तो ये आपका क्यू हो गया, ये आपका ए, और ये 394 जूल कार्य किए जाता है। कार्य किया गया मतलब ये डब्लू हो गया। और किसके द्वारा कार्य किया जाता है? 394 जूल कार्य किया जाता है, ठीक है। अवशोषित भी कर रहा है, इसका मतलब कार्य किया गया, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये तो माइनस में हो जाएगा। तो बस रख दीजिए डेल्टा यू बराबर, ठीक है, डेल्टा यू बराबर 800, ये क्यू बराबर 800 है ना, प्लस, और इसको आपको माइनस में रखना है, -394। तो प्लस माइनस से माइनस, 800 में से 394 घटा दीजिए, 800 में से 310 से 4 गए 6 हो गया, और यहाँ 9 से 9 0, और यहाँ 7 से 3 तो आपका 4, और वो भी पॉजिटिव 406 ये आपका जूल आ जाएगा, 406 जूल, याद रखे रहें। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखें। एकदम सबसे आसान सा है ये। आप जानते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। आप कह सकते हैं ब्रह्मांड में ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सिंपल है। 7वां क्वेश्चन देखें, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी, अब एकदम आसान ये भी है। एंट्रोपी जो है यह अव्यवस्था या यादृच्छिकता का माप होता है। अव्यवस्था या यादृच्छिकता का माप होता है। और एंट्रोपी की इकाई क्या होती है? तो अभी हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न में देखे थे, जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, या इसी को लिख सकते हैं जूल इंटू केल्विन इनवर्स, ठीक, वही प्रति केल्विन ही पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किसे कहते हैं? तो दूसरा नियम आप इसको जान ही रहे होंगे कि क्या होता है। जैसे देखिए, ऊष्मा बिना बाहरी सहायता के, है ना, निम्न तापीय पिंड से उच्च तापीय पिंड में कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यही है दूसरा ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मा को बिना बाहरी सहायता के निम्न तापीय पिंड से उच्च तापीय पिंड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। या नॉर्मल हम कहें तो ऊष्मा ठंडे पिंड से गर्म में स्वतः ये नहीं जा सकती। सिंपल सी बात है, ठीक। चलिए देखते हैं, ये आपका 9वां क्वेश्चन देखें। क्या इंथैल्पी का कम होना, क्या इंथैल्पी का कम होना स्वतः प्रवृत्तता की कसौटी है? तो देखिए, आप इसमें कहेंगे कि है तो यह, हाँ है,
इंथैल्पी का कम होना स्वतः प्रवर्तिता की कसौटी है, यह सही बात है, लेकिन सभी प्रक्रमों के लिए यह सत्य नहीं है। प्रत्येक प्रक्रम के लिए यह बात सही नहीं है, इसको भी याद रखे रहें। 10वां क्वेश्चन देखें, विलयन इंथैल्पी को परिभाषित करें। तो देखिए सिंपल है, विलयन इंथैल्पी में आप बताएंगे जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उस दौरान घुलने की प्रक्रिया में निकली या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा विलयन इंथैल्पी कहलाती है। फिर से सुनिए, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उस दौरान घुलने की प्रक्रिया में निकली या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा विलयन इंथैल्पी कहलाती है। तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो दिए गए हैं, देखें यहाँ दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इसमें आप आदर्श गैस के लिए आप सिद्ध कर सकते हैं Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। आइए इसको आपको दिखाते हैं, सिंपल है। देखिए शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। तो डेल्टा U बराबर डेल्टा Q प्लस डेल्टा W इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू CV डेल्टा T होता है। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T और डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V होगा। तो PV इज इक्वल टू NRT से 1 मोल के लिए अगर हम लेते हैं तो PV इज इक्वल टू ये 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT ही केवल ले लेंगे। 1 मोल के लिए जब आप लिखेंगे PV इज इक्वल टू RT से ही आप लिख लेंगे। तो अब आप सिंपल CV डेल्टा T जो है ये CV हो गया और CP डेल्टा T माइनस R इंटू डेल्टा T, ये CP, ये इतने को CP माइनस R आप लिख देंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी सिंपल है, आप इस तरीके से इसको देखें। C इसको इधर ले लीजिए, है ना, इसको आप इधर ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP माइनस CV इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो शॉर्ट में इसको आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, आसान है। आपको दिखा देते हैं, एक बार देख लीजिए इस तरीके से। देखिए ये हेस के नियम का वर्णन करना है। हेस का नियम क्या है, तो हेस का नियम को ज़रा समझिए। देखिए हेस का नियम में, अब हेस का नियम किसे कहते हैं, तो चाहे कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है या कई पदों में, तो उसमें कुल इंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान रहता है। अतः हम कह सकते हैं डेल्टा H बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 डॉट 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 ऐसे आप डेल्टा N तक, डेल्टा HN तक आप लिख सकते हैं। तो ये हेस का नियम होता है, यानी चाहे कोई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है या कई पद में, उसमें कुल इंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान रहता है। तो यही आपका हेस का नियम कहलाता है। देखिए इसमें आपका ये 13 नंबर का प्रश्न, जालक इंथैल्पी क्या है। NaCl की जालक इंथैल्पी के लिए इंथैल्पी आरेख खींचना है, जालक इंथैल्पी के लिए। तो देखें, देखिए व्हाट इज लैटिस एनर्जी, यानी जिसे आप जालक ऊर्जा आप कह देते हैं, ठीक है। तो जालक ऊर्जा कहिए चाहे इंथैल्पी कहिए, एक ही बात है। तो लैटिस एनर्जी इज ए मीजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड इन एन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड में उसमें जो आयनिक बंध होता है उसी का मेजरमेंट होता है। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स इंक्लूडिंग देयर volatility, their solubility and their hardness. The lattice energy of an ionic solid cannot be measured directly. डायरेक्ट आप इसको मेजर नहीं कर सकते। However, it can be estimated with the help of the Barnhaber cycle. Barnhaber cycle के माध्यम से इसको आप
कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली दिस क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंथैल्पी को निकाला गया है। इंथैल्पी ये देखिए इस तरीके से इंक्रीज करती है, तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस ये गैसियस फॉर्म में रहेंगे और NaCl सॉलिड फॉर्म में। थे सॉलिड फॉर्म और गैसियस फॉर्म में इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है ये 787 किलो जूल पर मोल है ना, 787 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से ये है, ध्यान दें, जिसे आप ग्राफ के माध्यम से देखना चाह रहे थे तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ देखें आप, ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मशोषी अभिक्रिया के लिए इंथैल्पी आरेख आपको देखना है। तो आइए आरेख देख लेते हैं। हाँ देखिए सिंपल है। ये सबसे पहले एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब मतलब ऊष्मशोषी। ऊष्मशोषी में क्या होगा, जब देखिए रिएक्टेंट रहेगा और ये प्रोडक्ट रहेगा, ये एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच आप ग्राफ जब खींचते हैं तो जब देखिए एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिएक्टेंट से जब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। प्रोडक्ट जब बन जाएगा, देखें क्लियरली देखिए, जो प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से, ये इससे देखिए एनर्जी क्या होगी, उससे एनर्जी अधिक ही होगी क्योंकि एब्जॉर्ब किया है ना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगी, वो अधिक होगी। क्यों होगी, रीजन है क्योंकि वह एब्जॉर्ब किया यानी ऊष्मशोषी है। लेकिन अगर आप ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखेंगे, ये तो एंडोथर्मिक हो गया। जब आप एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है ना, तो जितनी जैसे रिएक्टेंट के पास जो था उसमें से जब प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो आप यहीं से चेक करिए, देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम होती है और रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है। और ठीक है, तो यहाँ पर आप ये एक्टिवेशन एनर्जी भी देख रहे होंगे और यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी अधिक होती है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी आप चेक कर पा रहे होंगे। रिएक्टेंट से अगर आप चेक करेंगे तो कम आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, इसको जानते रहिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 298 केल्विन पर ऑक्सीजन के ओजोन में रूपांतरण 3/2O2 गैस के रूप में O3 के लिए डेल्टा RG0 के मान की गणना करना है और रूपांतरण के लिए Kp दिया है। तो सिंपल है इसका, तो आप इस तरीके से निकाल देंगे। देखें ठीक, तो इसमें देखिए ये फार्मूला आपको लगाना है। Kp का वैल्यू दिया गया है डेल्टा RG0 का। देखिए मैं ऊपर देखते हैं, इधर जगह नहीं है तो यहीं रख देते हैं। देखिए डेल्टा RG0 ये फार्मूला ही होता है -2.303 RT log Kp बेस 10 होता है। तो सिंपल है, इसमें करना क्या है, जैसे ये -2.303, ठीक है। आर का वैल्यू पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और गुड़े टी, देखिए टी आपको कितना रखना पड़ेगा एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि कुछ नहीं 298 केल्विन दिया है ना, 298 दिया है तो रखिए 298 केल्विन दिया। और इंटू लॉग, ये आपका यही दिया गया है वैल्यू 2.47 Kp का मान दिया गया है ना, तो 2.47
4 7 गुणे 10 की घात -29। ठीक है, ये है। अब इसको पूरा अगर आप हल करेंगे तो 163.23 किलो जूल पर मोल, ठीक है, पर मोल आ जाएगा। और अगर इसको जूल में बदलेंगे तो फिर आपका ये दशमलव जो है ये हट जाएगा। अगर इसको जूल में बदलेंगे तो फिर आपका ये तब आपका ये आ जाएगा, कितना जान रहे हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 16,3,2,2,9, तब ये इतना जूल पर मोल आ जाएगा, जूल पर मोल। ठीक है, चाहे इसको जूल पर मोल में निकालिए चाहे किलो जूल पर मोल में, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। यदि आप नए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए इसी तरीके से आपको कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।